नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और रात के 10 बजे डीडी न्यूज पर मायने हैं दमदार 10 के। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन प्रोग्राम, आपका पसंदीदा डिबेट शो दो टूक 10 बजे ही प्रसारित हो रहा है। हमारा वक्त बदला है लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले और हमारा आपसे वादा है उन्हीं तेवरों के साथ हमेशा लगातार आपको हर सच दिखाते रहेंगे और हर झूठ पर प्रहार करते रहेंगे। क्या भारत में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कोई बड़ी मुहिम शुरू होने वाली है? यह सवाल इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में आज से नहीं 80 के दशक से अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठता रहा है। राजनीतिक पार्टियां उठाती रही हैं, संसद में इस पर चर्चा होती रही है, संसद से सड़क तक लोग इसकी चर्चा करते रहे, लोग इसके ऊपर लगातार अपनी चिंता जताते रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि राजनीतिक पार्टियों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही और इसीलिए यह मुद्दा तो उठता रहा, लेकिन साथ साथ भारत में अवैध घुसपैठियों की संख्या भी बढ़ती गई। भारत में कितने अवैध घुसपैठिए हैं इसका सही आकलन कोई नहीं जानता। सरकार की तरफ से संसद में कुछ आंकड़े दिए जाते हैं, लेकिन गैर सरकारी सोर्स कहते हैं कि यह संख्या जो संसद में दी जाती है, जो सरकारें बताती हैं, जो राजनीतिक पार्टियों का आंकड़ा होता है, उससे कहीं ज्यादा है। कुछ गैर सरकारी आंकड़े कहते हैं कि भारत में 5 से 10 करोड़ तक अवैध घुसपैठिए हो सकते हैं। सोचिए, 5 से 10 करोड़ तक। और ये अवैध घुसपैठिए आखिर किनके संसाधनों का हक मार रहे हैं? आम भारतीयों के संसाधनों का हक मार रहे हैं। लेकिन इनके खिलाफ एक अलग तरह की राजनीति होती है, पर इनको निकालने की गंभीर कोशिशें जो हैं अब तक नहीं हुई। अगर हुई होती तो शायद अवैध घुसपैठियों की संख्या, उनकी तादाद भारत में इतनी बढ़ती नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि लगता है कि अब अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कोई बड़ा प्रहार होने वाला है, उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी चल रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाया था और उन्होंने दरअसल अवैध घुसपैठ शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने डेमोग्राफी चेंज की बात कही थी। और ये डेमोग्राफी चेंज का मतलब ये है कि जो अवैध घुसपैठियों के कारण जो जनसंख्या संतुलन हो रहा है, उसकी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा अपना किया था और कहा था एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे। और उसके बाद बीते 2 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में और साथ साथ बिहार जब गए तो उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठी, उन्होंने किसी बांग्लादेशी रोहिंग्या का नाम नहीं, लेकिन मोटे तौर पर उन्होंने घुसपैठियों की बात करी और यह कहा कि कुछ विपक्षी पार्टियां घुसपैठियों को बचा रही हैं, पर साथ साथ उन्होंने कहा कि घुसपैठियों पर अब जो है सरकार फाइनल प्रहार करेगी और इसलिए उन्होंने कहा घुसपैठ पर ताला लगाएंगे, यानी इस समस्या को जड़ से खत्म करेंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प जताया है। आज दो टूक में इसी पर हम चर्चा करेंगे। संकल्प जो प्रधानमंत्री मोदी का है, ये कितना जो है ये दृढ़ संकल्प है और किस हद तक सरकार घुसपैठियों को निकालने की तैयारी कर रही है, क्या चुनौतियां हैं सरकार के सामने और क्या अवसर है, इन सब पे चर्चा करेंगे। मेरा आज का शीर्षक, सबने टाला अब घुसपैठ पर ताला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाव जो है वो समझिए, वो कह रहे हैं घुसपैठ पर ताला लगाएंगे, यानी घुसपैठ को पूरी तरह से बंद कर देंगे। और मैं ये कह रहा हूं कि अब तक भारत में घुसपैठिए इसलिए बढ़ते रहे क्योंकि सब सरकारें इस मुद्दे को टालती रहीं। तो सबने टाला, अब घुसपैठ पर लगेगा ताला, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 2 दिनों में, यह आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस खबर की धार को समझिए। खबरदार मैं आपको बताता हूं यह खबर क्या है और क्यों मैं कह रहा हूं सबने टाला अब घुसपैठ पर लगेगा ताला, और क्यों मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले पर बहुत गंभीर दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 2 दिनों में घुसपैठ का मुद्दा बार बार उठाया है, जोरदार तरीके से उन्होंने बार बार यह मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी असम और बिहार के दौरे पर थे जहां उन्होंने यह घुसपैठ का मुद्दा उठाया। पहले असम और उसके बाद बिहार के सीमांचल में जहां उन्होंने मुद्दा उठाया। पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम और बिहार के
कुछ हिस्से घुसपैठियों के निशाने पर हैं। इस बात को समझिए, इन राज्यों में घुसपैठ बड़े पैमाने पर हुई है, ऐसे आंकड़े दिखाते हैं। अवैध घुसपैठ के कारण पश्चिम बंगाल, असम के अलावा बिहार के सीमांचल में डेमोग्राफी बदलने का खतरा खड़ा हो गया है। डेमोग्राफी वहां की बदल रही है, ये खतरा जो है देश के सामने है। अवैध घुसपैठ का मुद्दा नया नहीं है। 80 के दशक से ही भारत में अवैध घुसपैठ पर सरकारें चिंता जताती रही हैं। संसद में यह मुद्दा उठता रहा है 80 के दशक से, का कल्पना कीजिए। पर हुआ क्या, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कदम नहीं उठाए गए और घुसपैठियों की संख्या लगातार भारत में बढ़ती गई और भारत में इनकी तादाद जो है लगातार बढ़ती गई। अनुमान है कि आज भारत में 2 करोड़ से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए रह रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा, ये सरकारी एक अनुमान मोटे तौर पर हो सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो गैर सरकारी अनुमान है 5 से 10 करोड़ का है। प्रधानमंत्री मोदी डेमोग्राफी परिवर्तन के खतरे को समझकर इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रहे हैं। इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ मायने जरूर हैं कि वो बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसलिए 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही थी। 15 अगस्त को उन्होंने कहा था डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात। और एक बात आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी का रिकॉर्ड है कि वो लाल किले से जो मुद्दे उठाते हैं, सरकार उस पर जल्द ही काम शुरू करती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जो कहा और उसके बाद लगातार वो जो है बिहार में और असम में जो कुछ कह रहे हैं, उसके मायने ये हैं कि घुसपैठियों के खिलाफ अब कुछ बड़ा होने वाला है। इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं, उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। विकास के इन प्रयासों के बीच असम के सामने एक चुनौती विकराल होती जा रही है। ये चुनौती है घुसपैठ की। जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने घुसपैठियों को जमीनें दी, अवैध कब्जों को संरक्षण दिया। कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में असम के डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ दिया। अब बीजेपी सरकार असम के लोगों के साथ मिलकर इस चुनौती का मुकाबला कर रही है। हम घुसपैठियों से आपकी जमीनों को मुक्त करा रहे हैं। तो असम से बिहार घुसपैठियों पर बार बार प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुसपैठियों पर अगर बार बार प्रहार कर रहे हैं तो इसका मायने क्या है, इसको समझना होगा। और जैसा मैंने कहा कि उन्होंने 15 अगस्त को भी ये बात कही थी
और बीजेपी जो सरकारें हैं पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा लगातार घुसपैठियों को निकालने के लिए पुश बैक एक पूरा आंदोलन चल रहा है, एक पूरा मूवमेंट चल रहा है कि जो घुसपैठी हैं उनको निकाला जाए। असम सरकार ने तो वहां पर कुछ जो हैं लॉज भी बनाए हैं, कुछ नियम में परिवर्तन किया है ताकि वहां घुसपैठियों को जो है असम में उनको निकाला जा सके। लेकिन इसका विरोध भी होता है, भरपूर विरोध भी होता है, और वो विरोध भी आपको बताऊंगा और ये समझने की जरूरत है वो विरोध क्यों होता है, इस पर भी चर्चा जरूरी है। लेकिन आज 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ये चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ शिवम त्यागी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला। डॉक्टर राजकुमार राजन आरजेडी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़े हैं। और मेरे साथ अभिषेक तिवारी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बिहार में लगातार प्रवास कर रहे हैं, वहाँ पे तमाम घूम रहे हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत कर रहा हूँ तहसीन जी और शिवम त्यागी, 2-2 मिनट। आप लोगों को ये मुद्दा बार बार प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, इसके मायने ये हैं सरकार कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है। लेकिन जब भी इस घुसपैठियों का मुद्दा उठता है देश में कुछ कुछ आवाजें ऐसी उठने लगती हैं कि जैसे घुसपैठी तो इस देश के जो है अभिन्न हिस्सा हैं, उनको कैसे हाथ लगाया जा सकता है। एसआईआर का विरोध में भी बहुत कुछ इसी तरह की हमने जो है विरोध देखा था। इसी पर अपनी बात आप शुरू करें, फिर मैं आज की डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। तहसीन पूनावाला जी 2 मिनट आपके, फिर शिवम त्यागी जी 2 मिनट आपके। तहसीन जी। थैंक यू अशोक जी, आपके साथ शो में आवाज दीजिए तहसीन जी की। आ रही है आवाज जी? आवाज आ रही है जी? तहसीन जी की आवाज दीजिए भाई। चेक चेक चेक, मेरी चेक चेक चेक। शिवम से शुरू। चेक चेक। शिवम जी आप सुन पा रहे हैं तहसीन जी को? लाउड एंड क्लियर जी। तहसीन जी बोलिए। थैंक यू अशोक जी, आपके साथ मुझे शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। जब जब भाजपा डरती है डिविसिव मुद्दों को आगे करती है। आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कुछ सवाल है। सबसे पहले, अगर कांग्रेस ने अवैध तरीके से जमीन और जायदाद और घुसपैठियों को उन्होंने बसाया, तो पिछले 11 साल से जो वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है और आसाम के अंदर जिनकी सरकार है, उन्होंने कदम क्यों नहीं उठाया? अब चुनाव के वक्त उनको सोच रहा है कि कोई कदम उठाएंगे। एसआईआर का आपने जिक्र किया, अगर अवैध घुसपैठिए ने बिहार के चुनाव के इलेक्टोरल रोल में थे, तो यही तो हम कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल साफ सुथरे नहीं, तब वहां पर भाजपा क्यों आती इलेक्शन कमीशन का बचाव करने के लिए? लेकिन मान भी लेते कि वो किसी तरह से आए, तो क्या ये 2024 में इन घुसपैठियों ने वोट किया तो बीजेपी को 30 सीटें मिली, तो बीजेपी जल्द से जल्द रिजाइन करते, फिर चुनाव दोबारा से कराए। और अभी 2024 के बाद आए तो माननीय गृह मंत्री जी वो आखिर क्रिकेट प्रमोट करते बंद करना चाहिए और आकर अशोक जी से माफी मांगकर रिजाइन करना चाहिए। दोनों चीज तो साथ में नहीं चल सकती। तीसरी बात, माननीय किरण रिजिजू साहब को जब पूछा गया था पार्लियामेंट के अंदर कि कितने रोहिंग्या आए, उन्होंने कहा कि 80% रोहिंग्या भारत के अंदर 2015 के बाद आए, यानी कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। जब भी सुप्रीम कोर्ट में केस होता है, तुषार मेहता जी खड़े होकर कहते हैं हमारा ये कमिटमेंट है, हम सब रोहिंग्याओं को देश के बाहर निकालेंगे, लेकिन उन्हीं को ह्यूमन राइट्स का कार्ड दे देते, यूनाइटेड नेशंस का कार्ड देते थे, या दिल्ली के अंदर बसे हुए। लेकिन आपको बताओ, दिल्ली के अंदर जो एक्चुअल भारत की जनता है, भारत की आवाम है, इनफैक्ट आपके दूरदर्शन में जो कुछ लोग काम करते हैं, उनके घरों को तोड़ रहे, रोहिंग्या के लिए घर बना रहे। हरदीप पुरी जी का आप ट्वीट देख लीजिए, उनके लिए फ्लैट दे रहे हैं, 2 बेडरूम का फ्लैट दे रहे हैं। तो सवाल को ये आता है कि घुसपैठिए कब भी आए, निकाले क्यों नहीं गए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और आगे निकालने की बात और कल्पना करने वाले माननीय प्रधानमंत्री ये बताए पिछले 11 साल में वो फेल क्यों है और इलेक्शन कमीशन पे कब कार्रवाई कर रहे हैं? ओके, ठीक है, आपने इतिहास में चले गए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि सवाल यह है कि अगर 11 साल सरकार ने कुछ नहीं किया और अगर सरकार कह रही है कि हम घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लेंगे, प्रधानमंत्री लाल किले से डेमोग्राफिक कमीशन की बात करते हैं, तो कम से कम उस पर तो विपक्ष का रुख साफ होना चाहिए कि क्यों डेमोग्राफी मिशन के पक्ष में है, नहीं पक्ष में। वो मैं मौका दूंगा। लेकिन शिवम, आपने सुना तहसीन पूनावाला क्या कह रहे हैं कि जब जब आप लोग डरते हैं तब तब इसी तरह से घुसपैठियों की बात करते हैं। तहसीन पूनावाला ने नारा दिया कि जब जब भाजपा डरती है डिविसिव मुद्दों को आगे करती है। डिविसिव यानी कि विभाजनकारी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहली बार मैं तहसीन पूनावाला की बात से 100% सहमत हूँ। डरती नहीं, जब जब भी बात करने की बात आती है हम विभाजनकारी बातें करते हैं, लेकिन किससे? रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से। भाई उनसे हमें कोई एक साथ कुछ करना भी नहीं है। इन्होंने मुझे लगा उनको मुसलमान समझ लिया और ये इनका तो एक राजनीति है। बिल्कुल डिविसिव राजनीति।
अरे मेरा क्या लेना देना भाई उन आदमियों से? क्या मतलब मेरा रोहिंग्या बांग्लादेशी रिश्तेदार है मेरे? बिल्कुल विभाजनकारी हैं हम, और उनका बाहर फेंक देना चाहिए, और फेंकेंगे हम। ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो डिविसिव राजनीति का, अगर ये डिविसिव है तो डिविसिव सही भैया, यही राजनीति होने वाली है। अब आगे आता हूं, इन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी मानती है ऐसा कि वहां पर रोहिंग्याज हैं और बिहार में इस तरह से चीजें, मेरी आवाज मुझे इको कर रहे, ठीक करा दीजिए, तो तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। 2004 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री शिवराज जायसवाल ने कहा था कि 1 करोड़ 20 लाख रोहिंग्या है। तो अब मैं जाकर और कहूं कि 5 साल जो है मनमोहन सिंह जी ने और यूपीए 2 ने इन 10 साल जो है इस देश में रोहिंग्याओं के ऊपर राज किया, तो 10 साल इनकी जनता करेंगे। मैं भी इस लॉजिक को नहीं चाहूँ क्या कोई चीज पूर्व में हुई है तो इसका ये मतलब है कि उसको रिपीट कर देना चाहिए। अब आ गया आवाज आ रही है आपको अशोक जी? जरा शिवम त्यागी जी की आवाज ठीक कीजिए, उनको भी इको आ रही है और उनकी आवाज बाकी लोग भी सुन सकें। आप निकालने की बात बताते हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि इस देश में आवाज शिवम त्यागी जी की सही कराइए, शिवम त्यागी जी की आवाज सही कराइए। डिबेट अगर आगे बढ़ेगी तो शिवम त्यागी जी को सुनना जरूरी है। शिवम जी बोलिए। एक और चीज कहना चाहता हूँ, अगर आपको आवाज आ रही है तो कोशिश करता हूँ। एक हमारा एनजीओ है ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, इसके जो साथी हैं वो मिस्टर गोंजाल्वेज और प्रशांत भूषण है। अभी पिछले दिनों 2024 में ही वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने एक मानवीय आधार देते हुए कहा कि इस देश में, सुप्रीम कोर्ट में है ऑलरेडी उनका जो केस है, कि इस देश में मानवीय आधार पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। ये कैसे लोग है भाई? जब यूपीए 1 यूपीए 2 में इस देश में रोहिंग्या को बाहर निकालने के भाजपा के किसी नेता ने नहीं कहा। शिवम त्यागी की रोहिंग्या को इस देश से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। ऑपरेशन पुष्प के तहत वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि 1640 लोगों के बीच में ही बाहर निकाला। ओके शिवम रुकिए, मैं ना शिवम जी को सुन पा रहा हूं ना मैं तहसीन पूनावाला को सुन पा रहा हूं। मैं आप दोनों की आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, इसलिए मैं अपनी टेक्निकल टीम से अनुरोध कर रहा हूं कि दोनों की साउंड जरा ठीक करवाएं ताकि उनको सुन पाए। डिबेट तभी आगे बढ़ पाएगी जब हम सुन पाएंगे। तो मैं बाकी 2 मेहमानों की तरफ पढ़ता हूं। मैं डॉक्टर राजकुमार राजन, डॉक्टर राजकुमार राजन, मेरा फिर से सवाल वही है। मैं कहता हूं कि ठीक है, ये आप ये आरोप लगा सकते हैं कि 11 साल क्या किया, आप ये कह सकते हैं 11 साल ये सरकार क्यों बैठी थी। मैं कह रहा हूं 11 साल कुछ नहीं किया, पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की बात कही, उसका तो सपोर्ट करेंगे कि उसका विरोध है आपका? अशोक जी देखिए, घुसपैठिए अगर हैं, रोहिंग्या अगर बाहर से आए हैं, जिम्मेदारी किसकी बनती है कि उसको निकाला जाना चाहिए, वह अंदर आ ना सके? यह सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है या विपक्ष की है? यह देश जानना चाहता है कि यह जिम्मेदारी किसकी है। निसंदेह जो सत्ता पक्ष में रहते हैं उसकी जिम्मेदारी है, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, उसके मंत्रालय, गृह मंत्रालय उसके अंतर्गत आता है। तो आप अपनी ही बात को कहकर, माननीय सम्माननीय हमारी प्रधानमंत्री जी ने बिहार के पूर्णिया के एयरपोर्ट के उद्घाटन में उन्होंने जो बात कही, उसके संदर्भ में यह विरोधाभास है। ये घुसपैठिए आ गए और वह आरोप विपक्ष पर लग रहा है। यह तो सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासनिक फेल्योर की जिम्मेदारी है, सरकार का राजन जी एक मिनट, राजन जी एक मिनट, आप अपने असफलताओं को सफलता, राजन जी एक मिनट, राजन जी सुनिए, अगर घुसपैठिए तो राजन जी सुनिए तो सही, मेरी आवाज तो आप तक आ रही है ना? राजन जी एक मिनट सुनिए। हाँ बिल्कुल आ रही है। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि घुसपैठिए आ गए उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है, ये नहीं कहा उन्होंने। लेकिन एक सुनिए ना, विषय क्या है, सुनिए ना विषय क्या है। मैं बार बार बताता हूं लोगों को, मुझे आज फिर आपको बताना पड़ेगा, मैं बार बार लोगों को बता रहा हूं। जब मैं 80s के लास्ट में मैंने जर्नलिज्म पत्रकारिता की शुरुआत की थी, मेरा पहला असाइनमेंट जो था वो घुसपैठियों को लेकर था। 80 के अंत के दशक, 89 की बात कर रहा हूं मैं, तब से घुसपैठ का एक मुद्दा जो है इस देश में, घुसपैठिए आ गए हैं, वो तब से आए थे। तब से सरकारें किसकी थी वो छोड़ दीजिए, मैं किसी सरकार को लेकर नहीं कह रहा इस सरकार का दोषी, मैं सीधा ये कह रहा हूं कि सरकार किसकी है, आए कैसे, ये विषय नहीं है। आज विषय ये है कि क्या इनको निकाला जाना चाहिए या नहीं निकाला जाना चाहिए। और अगर डेमोग्राफी मिशन की बात होती है तो डेमोग्राफी मिशन के लिए आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? विषय आज इतना है। देखिए अशोक जी, सवाल यही है कि बिहार का चुनाव है, चुनाव में जो नैरेटिव भाजपा और जेडीयू सेट करना चाहती है वह पूर्णतः सेट नहीं हो पा रहा है। तो कभी भावुकतावश कोई और मुद्दे लाते हैं, कभी एसआईआर का मुद्दे पर 2 महीने बहस चल पड़ी और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने जो
आदेश दिया, अंतरिम आदेश, उसमें आधार कार्ड को जोड़ना पड़ा। और अब जो है घुसपैठिए की बात कर रहे हैं। बिहार के विकास की बात होनी चाहिए। बिहार में बेरोजगारी क्यों है, आर्थिक विपन्नता क्यों है, पलायन क्यों हो रहा है, शिक्षा से ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है, तमाम तरह के बुनियादी आधार पर आप देखें बिहार का जो है 73% भूभाग बाढ़ में डूबा रहता है। उस पर एक योजना बनाना चाहिए सरकार को। अब 20 साल से सरकार में है, ठीक है, ये और डबल इंजन की सरकार है, बात उस पर होनी चाहिए। बिल्कुल राजन जी, राजन जी ये सारे, राजन जी ये सारे मुद्दे, ये सारे, राजन जी सुनिए ना, राजन जी सुनिए ना, आपकी बात, आपकी बात, राजन जी सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। अब सुनिए ना, मैं आपको रोकता नहीं हूँ राजन जी, लेकिन जब आपको रोकने की कोशिश करता हूँ आप लगातार बोलते रहते हैं। थोड़ा रुक भी जाया करिए, थम भी जाया करिए। आपको मैंने सारे मुद्दे उठाने की इजाजत दी और अभी डिबेट खत्म नहीं, आपको और भी इजाजत दूंगा। आप ये सारे मुद्दे उठाइए, कौन रोकता है। लेकिन अगर बीजेपी कहती है घुसपैठियों को निकालेंगे, तो ये आपको लगता है कि ये नैरेटिव, अरे इस नैरेटिव पे आप लड़ लीजिए, किसने आपको रोका है। आप लोग भी चिल्ला चिल्ला के कहिए, आप लोग भी कहिए हाँ हमारी सरकार आएगी तो हम भी एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे। मुझे तो दिक्कत इसी बात पे होती है कि अरे भाई बीजेपी कह रही है घुसपैठियों को निकालेंगे, आप लोग खुलकर क्यों नहीं कहते हम भी घुसपैठियों को निकालेंगे। कौन आपको रोकता है? आप लोगों को डर क्यों लगता है ये कहने में घुसपैठियों को निकालेंगे? छाती ठोक कर कहिए कि नहीं नहीं, बीजेपी वाले तो 11 साल से इस मुद्दे पे चुप बैठे हैं। आप ये कहिए हमारी सरकार बिहार में आने दीजिए, हम एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे। है हिम्मत कहने की आप में? कहिए जरा एक बार। अशोक जी, घुसपैठिए का विरोध कौन कर रहा है कि सर एक, अरे आप एक बार खुल के कहिए सर। अरे सुनिए ना राजन जी, एक आपको कहता हूं, मेरे डिबेट में खुलकर आज कहिए हमारी सरकार आएगी तो बीजेपी कुछ नहीं कर सकती, हमारी सरकार आएगी हम एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे बिहार से। जरा एक बार बोल दीजिए, हिम्मत है तो आप बोलिए। दरअसल सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। आपकी सरकार की इच्छा शक्ति होगी ना सर, में जिम्मेदारी उनकी बनती है। अरे सर मैं जिम्मेदारी छोड़िए ना, अरे सर जिम्मेदारी छोड़िए राजन जी, जिम्मेदारी उनकी है। आज आप छाती ठोक कर कहिए, सीना ठोक कर कहिए कि बीजेपी निकम्मी है, हमारी सरकार आएगी हम एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे। दम है तो जरा बोलिए, बोलिए जरा। आज आपका हिम्मत देखता हूं घुसपैठियों पर। घुसपैठिए अगर है, देखिए अभी चुनाव आयोग ने जो एसआर लाया सर, चुनाव आयोग नहीं, मैं घुसपैठियों की बात कर रहा हूं। मैं राजन जी सुनिए, तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूं, अगर दम है तो आज आप मेरे शो पर कहिए कि भैया बीजेपी निकम्मी है, घुसपैठियों को लेकर बरगलाती है, हम सरकार में आएंगे, हम बिहार से एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे। बोलिए जरा आज। देखिए अशोक जी, हम घुसपैठिए के फेवर में कोई भी लोग, अरे बोलिए तो निकालेंगे। फेवर में नहीं है, फेवर में आप नहीं है, पर एक बार बोलिए निकालेंगे। ये कैसे? हम समाजवादी मूल्यों को मानने वाले, हम लोकतांत्रिक। देखिए 2 मिनट में एक्सपोज। राजन जी शुक्रिया आपका। ओके अब जरा बंद करिए आवाज, आवाज बंद करिए सबकी, आवाज बंद करिए। हो गया, हो गया। मैं आपसे क्यों कहता हूं ये दो टूक है, ये दो टूक है। यहां दूध का दूध पानी का पानी 2 मिनट में होता है। मैंने कहा आप कहिए बीजेपी निकम्मी है, बीजेपी घुसपैठियों को निकालने में नाकाम रही। आप कहिए 11 साल से बीजेपी ने कुछ नहीं किया। लेकिन आरजेडी से मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा एक बार छाती ठोक कर कह दीजिए आपकी सरकार आएगी तो आप एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे। जवाब क्या आ रहा है? जवाब आ रहा है हम तो समाजवादी हैं। अरे आप समाजवादी तो हैं, लेकिन समाजवाद के कौन से पन्ने पर लिखा है कि आप बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भारत में लाकर बसाएंगे? ये कौन सा समाजवाद है कि भारत के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का हिस्सा जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या हड़प जाएंगे? कौन से समाजवाद में लिखा है ये? अरे डरते क्यों है बांग्लादेशी और घुसपैठियों के खिलाफ बोलने में? छाती ठोक कर बोलिए कि आप आएंगे सरकार में। आप, मैं कहता हूं सब पार्टियों को यह मुद्दा बनाना चाहिए। बनाइए ना। आप कह रहे हैं बीजेपी ये मुद्दा बनाती है। अरे बीजेपी मुद्दा बनाती है तो आप बनाइए मुद्दा। आप नहीं मुद्दा बनाएंगे, क्यों नहीं मुद्दा बनाएंगे ये समझने की जरूरत है। ये सईदा हमीद है, सईदा हमीद है। सुनिए एक मिनट रुकिए राजन जी। राजन जी आज पूरे प्रोग्राम में आपसे बार बार पूछूंगा समाजवाद के कौन से पन्ने पे लिखा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाइए, और आप क्यों बसाते हैं, आप उनको क्यों निकालने की बात नहीं करते? ये सईदा हमीद है, सोनिया जी की बड़ी करीबी थी और सोनिया जी ने इनको विशेष तौर पर इनको कई सारे पद दिए गए, प्लानिंग कमीशन इधर उधर। अभी ये सईदा हमीद जब असम गई थी ना तो इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्यों बांग्लादेशियों को निकालना है, वो भी तो इंसान हैं। अगर वो भारत में आ गए, भारत की धरती पर रह रहे हैं, अरे ये धरती तो अल्लाह ने बनाई है, ये धरती तो अल्लाह ने बनाई है, तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या कोई भी इस धरती पर रह सकता है। ये सईदा हमीद का बांग्लादेश में, ये असम में बयान था। और यही समाजवाद है आरजेडी का, यही समाजवाद है कांग्रेस का कि भैया बांग्लादेशियों को लाओ, रोहिंग्या को लाओ, सबको बसाओ,
क्योंकि ये हमारे वोट बैंक बनेंगे और इनके वोट से हम सत्ता में आएंगे, इसलिए इनको निकालने की बात हम नहीं कहेंगे। इसलिए आज फिर ठोक कर कह रहा हूं, मेरे पूरे प्रोग्राम में अगर एक बार राजन जी बोल दें कि हां हम निकालेंगे घुसपैठियों को एक एक करके, मैं उनका मुरीद हो जाऊंगा। मैं आज कहूंगा कि भाई पूरे देश में मैं चैनल से डिमांड करूंगा कि बिहार के सब लोग जो आरजेडी के लिए वोट करें। मैं कोई नेता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं कहूंगा कि आरजेडी के लिए वोट करिए, क्योंकि वो घुसपैठियों को निकालेंगे। लेकिन नहीं कहेंगे। शिवम त्यागी, देखिए कई तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं, सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, 11 साल से आखिर क्यों नहीं किया, इस तमाम तरह के आरोप है। राजन जी रुकिए, आऊंगा आपके पास, फिर आपसे सवाल पूछूंगा जिस सवाल से आप भाग रहे हैं। बोलिए शिवम जी। देखिए अशोक जी, मैंने शुरुआत में कहा, मैं फिर से उस बात को रिपीट करता हूं, कितनी गई या नहीं गई नहीं पता मुझे। मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार का स्टैंड बहुत साफ है और क्लियर है। हम चाहे वो ऑपरेशन पुशबैक के तहत जो है रोहिंग्यास को निकालने का विषय हो, चाहे उनको वापस डिपोर्ट करने का विषय हो, चाहे उनको गिरफ्तार करने का विषय हो, चाहे डिपोर्ट करने का विषय हो, किया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिपोर्ट्स में अप्रोक्सीमेटली 3,500 रोहिंग्यास को हम पिछले 2 साल में ही डिपोर्ट कर चुके हैं। ऑपरेशन पुशबैक के तहत 3,000 से ज्यादा लोगों को हमने बॉर्डर से पीछे धकेला है, क्योंकि हम उनको यहाँ नहीं आने देना चाहते थे। मुझे एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर कमिटेड है? कोई एक स्टैंड बताइए रोहिंग्यास को लेकर जो खुलकर कहते हो कि हाँ विरोध में नहीं है। और अगर विरोध में है इन लोगों के और ये यहां से जाने चाहिए, तो इस तरह के लोगों को बढ़ावा क्यों मिलता है? प्रशांत भूषण, शांति भूषण, इस तरह के लोगों को बढ़ावा क्यों मिलता है? मिस्टर गोंजाल्विस जैसे लोगों को बढ़ावा क्यों मिलता है? और क्यों इस बात को लेकर खड़ा नहीं किया जाता? मैं तो कहता हूं कि जब लोगों को इस देश में इस तरीके से अलग किया जाता है तो वो मानवीय है, और ये सब सारी चीजें क्यों हो जाती है? कोई डिविसिव एजेंडा नहीं है भैया। रोहिंग्यास को निकालना, बांग्लादेशियों को निकालना, अवैध नागरिकों को निकालना इस देश का एजेंडा है। इस विषय पर सारी सरकारें, सारी पार्टियां एक ही होनी चाहिए। जैसे यूपीए 1 और 2 में हम उनके समर्थन में थे, आज हमारे समर्थन में खड़े हुए। और अगर सरकार नहीं निकाले तो गला पकड़ लीजिएगा, कहिएगा क्यों नहीं किया हमने, लेकिन कम से कम उनके समर्थन में तो मत खड़े होइए कि उनको नहीं निकालेंगे हम। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं कि क्यों नहीं भारत की तमाम पार्टियां इस मुद्दे पर एकजुट होकर कहती, फिर आप सरकार को कोसिए, आप सरकार को समर्थन दीजिए इस मुद्दे पर, और उसके बाद सरकार कुछ ना करे तो आप सरकार के विरोध में उतरिए। सरकार के सामने ऐसे ऐसे सवाल खड़े कि हम समर्थन में थे, आपने क्यों नहीं घुसपैठियों को निकाला। लेकिन दिक्कत यह है कि घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर जो है कोई पार्टियां जो है खुलकर बोलती नहीं है। तहसीन पूनावाला, बोलिए। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। मैं अशोक जी खुलकर बोलता हूं, कोई भी अवैध, और ये मोहन भागवत जी के शब्द है तो मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, कोई भी अवैध व्यक्ति भारत में आए उनको निकाल देना चाहिए। मैं तो अपने शब्दों में कह रहा हूँ, आदरणीय मोहन भागवत जी के शब्द में, लात मार के बाहर निकालो, नो इफ नो बट। लेकिन क्या करो अशोक जी, काश नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते। अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते और अमित शाह जी गृह मंत्री होते तो ये चुटकुले लॉयर्स प्रशांत भूषण, गोलिन गोंजाल्विस की थोड़ी चलती। गृह मंत्री कहते, तुषार मेहता जी कहते सुप्रीम कोर्ट में हमारी पॉलिसी है, थोड़ी ना मिनिस्टर्स उनके फ्लैट्स ट्वीट करते। लेकिन आंकड़े तो जीत नहीं बोलते। एमएचए के आंकड़े पढ़ता हूं मैं, हर साल के आंकड़े पढ़ता हूं, आंकड़े सारे मेरे पास है, मोटा मोटा आपके दर्शकों के लिए। यूपीए 1 यूपीए 2 में अंदाजन प्लस माइनस 90,000 अवैध बांग्लादेशियों को लात मार के सरकार ने निकाला। मोदी जी की पहली सरकार, दूसरी सरकार और अब तक तीसरी सरकार, 2024 तक का आंकड़ा है, 4,000 से 5,000 फॉर्मली और अनफॉर्मली, क्योंकि कोविड के साल से 5,000 दूसरे 10,000 लोगों को इन्होंने बाहर निकाला है। अब आप बताइए, काश मोदी जी प्रधानमंत्री, काश मोदी जी प्रधानमंत्री होते, काश अमित शाह जी होते, शिवम त्यागी रिस्पॉन्ड कीजिए। कमजोर है ना, कमजोर यूपी की सरकार। शिवम त्यागी रिस्पॉन्ड कीजिए, शिवम और तहसीन जी को लाइए। शिवम त्यागी रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं जवाब दे सकता हूं? हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही? ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मुझे तहसीन भाई आपने आंकड़ा दिखा दिया, मुझे कोई एक आंकड़ा दिखाइए। यूपीए 1 यूपीए 2 के टाइम जब आप डिपोर्ट कर रहे थे तो किसी भारतीय जनता पार्टी वाले ने विरोध किया हो उसका? किसी ने ये कहा हो कि कोई भी एसआईआर का प्रोसेस नहीं होना चाहिए? किसी ने ये कहा हो कि रोहिंग्याओं को बाहर नहीं निकालकर फेंक देना चाहिए? किसी ने कोई विरोध किया हो? किसी ने कोई एप्लीकेशन लगाई हो? किसी ने कोई कोर्ट में जाकर ये कहा हो कि नहीं नहीं इनको रोक दीजिए? क्यों इस तरह के लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं बार बार? और आप एक चीज बताइए, बिल्कुल है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, लेकिन इस देश में कोर्ट है, क्या करें? कानून तो हमने वक्फ पर भी बनाया था। कुछ चीजों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये चीजें माननी है, इसका सब सम्मान करते हैं, देश मानता है। कानून तो हम सीए और एनआरसी को भी लेकर चीजों को लेकर आए थे, सुप्रीम कोर्ट उस पर आया, उन्होंने कहा तमाम चीजों को हमें करना पड़ा और हमने किया। कानून तो इस देश में जो है एसआईआर को लेकर भी इस देश की सरकार ने बनाया था, और उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया था, उस पर भी लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें रखी। हम लोकतांत्रिक सेटअप में बॉस,
चार बातें नहीं मानेंगे आप, सबसे पहले कहने वाले बनेंगे ये देखिए सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रहे। लेकिन क्या करें, इस देश में अल्टीमेटली इस तरह के लोग हैं, आप डिनाई नहीं कर सकते भैया। और इस तरह के लोगों पर तो मैं तो कहता हूं अपने सांसद इमरान मसूद का स्टैंड ले लीजिए। और एक और चीज कहना चाहता हूं, तहसीन जी का कोई स्टैंड कांग्रेस से मिलता ही नहीं, मैं क्या करूं बताइए। तहसीन जी को तो मैं राष्ट्रवादी मानती, मैं क्या करूं। तहसीन जी को तो मैं भी राष्ट्रवादी मानता हूं, लेकिन कांग्रेस वाले नहीं मानते इनकी बात को। दिक्कत यही है। मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं आपको, बहुत छोटी सी बात है। इस देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि सभी राज्यों में, पूरे देश में एसआईआर होगा। एसआईआर से पहली बात तो अवैध वोटर्स पकड़े जाएंगे, फर्जी वोटर्स पकड़े जाएंगे जो नहीं होगा। उसके बाद जाहिर है कहीं ना कहीं डेटा निकल कर आएगा कि कौन लोगों के फर्जी वोट थे और वो कौन है, फिर उनकी नागरिकता पर बात होगी। क्यों नहीं समर्थन करते भाई? सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आप इस देश के संसद में जाकर खड़े होकर उसका विरोध कर रहे हो। पहले अवैध नागरिक को स्पॉट तो करने दो। आप तो वहीं पर विरोध चालू हो गया। कहते हैं कि बाहर निकाल दो, ऐसा नहीं हो सकता। बाहर निकाल दो मतलब क्या होता है कि मतलब हवाई जहाज पर ले जाकर रख दो और बाहर फेंक दो। ये लोकतांत्रिक देश है भैया, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक प्रोसीजर है। सबसे पहले लोगों को अवैध कौन है, वोटर अवैध कौन है, ये पता करना चाहिए। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी नागरिकता पर पता करना चाहिए और फिर उसके बाद उनको डिपोर्ट करना चाहिए। प्रोसेस में तो विरोध में खड़े और कहते हैं हम उसके साथ हैं। ओके, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। आ रहा हूं तहसीन में, आ रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। बाकी दो मेहमानों के पास भी जाऊंगा। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, मैं फिर से बात कर रहा हूं। देखिए, सरकारें, सब तरह की सरकारें रही इस देश में। उसमें जनता दल यूनाइटेड की जब सरकार थी, जब जनता पार्टी थी, उसमें लालू यादव भी मंत्री थे। बाकी तमाम पार्टियां जो रह चुकी हैं, और हर पार्टी के शासन में भारत में घुसपैठिए आते रहे। तो भैया घुसपैठिए रोकने में तो सबको दोष दिया जा सकता है, लेकिन निकालने के लिए कौन कौन खड़ा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। हर महीने होगी बड़ी बचत, आवश्यक वस्तुएं हुई और सस्ती व किफायती। दूध, पनीर, स्कूल स्टेशनरी, 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ, व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा और अन्य जरूरी चीजों पर 0% GST। हर परिवार के लिए और ज्यादा बचत। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ये वाला दिखाना। गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ? RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना, रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चले, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम आज चर्चा कर रहे, सबने टाला, अब घुसपैठ पर लगेगा
परमानेंट ताला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बिहार और असम में कहा है कि अब घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन होगा और हम तो निकालेंगे, पर कुछ पार्टियों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पार्टियां इनका समर्थन करती हैं, इनके बचाव में उतरती हैं। इसी सब को लेकर आज हम डिबेट कर रहे हैं, सरकार क्या कुछ करने की तैयारी में है और सरकार के सामने चुनौती क्या है, चैलेंजेस क्या है। फिर सवाल ये भी उठता है कि 11 साल तक सरकार ने तमाम चीजें क्यों नहीं की। शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी से, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, अभिषेक तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, और मेरे साथ डॉक्टर राजकुमार राजन जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। तहसीन जी 1 मिनट में, फिर उसके बाद मैं राजन जी के पास जाऊंगा जल्दी से। नहीं बिल्कुल, राजन जी अभिषेक जी के पास है, एकदम कम बोलूंगा। 5 सितंबर 2017 को पार्लियामेंट के अंदर बोलते हुए माननीय किरण रिजिजू जी, जो उस वक्त एमओएस होम थे, उन्होंने कहा कि 2012 से, शिवम बिल्कुल सही कह रहा, 2012 से रोहिंग्यास भारत में आने लगे और 2015 तक इनकी संख्या थी 10,500, प्लस माइनस आप 2-3 हजार पकड़ लीजिए। इसके बाद अब संख्या उनकी है 2015 में, कहते हैं कि 2015 के बाद 2017 में इनकी संख्या होगी दूसरे 40,000 अंदर आए। खुद कहते हैं 5,700 जम्मू में, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है इनकी संख्या 11 से 12,000 हो सकती है। तो अगर 40,000 या 30,000 वर्तमान सरकार आने के बाद आ रहे, फिर इसके बारे में आप क्या कहोगे? अब भी मैं कह रहा हूं, छोड़ दीजिए सारे लॉयर्स को, आपने उनको यूनाइटेड नेशंस का कार्ड क्यों दिया है? हरदीप पुरी जी ने वो उनका फ्लैट ट्वीट किया कि नहीं सबसे अच्छा हम उनको फ्लैट दे रहे 1 बेडरूम का। तो मैं यही बता रहा हूं, आप टीवी चैनल्स पे एक बात कहते हैं, कोर्ट में आप दूसरी बात करते हैं, मंत्री आपकी तीसरी बात करते हैं, पार्लियामेंट में आप छोटी बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन में 5वीं बात करते हैं। शिवम 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं डॉक्टर राजकुमार राजन के पास। जी बस 20 सेकंड में। हाँ। ये फर्जी खबरें मुझे लगता है कि बड़े राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला जी को नहीं बोलनी चाहिए। हरदीप पुरी जी ने अपने ट्वीट को साफ क्लैरिफाई किया था कि हमने रोहिंग्यास को कोई फ्लैट नहीं दिए हैं, क्लैरिफिकेशन ट्वीट भी पड़ा हुआ है, जबरदस्ती का ये बात है। और दूसरा एक और चीज कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं ना उनसे आपको कितना प्रेम है, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है भाई रोहिंग्यास के साथ। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इमरान मसूद ने ऑफिशियली कहा है रोहिंग्यास और बांग्लादेशी गरीब लोग हैं, इनको देश से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सुबह से शाम तक दिन रात जब भी मैं संसद में देखता हूँ प्रियंका गांधी के साथ घूमते होते हैं वो, छोटे मोटे सांसद नहीं, अपने सांसद है जिन्होंने कह दिया था कि नरेंद्र मोदी की वोटी वोटी कर देंगे हम। किसी ने कोई कंडेम किया क्या? साथ में आप रोहिंग्याओं के, प्रॉब्लम यही है। अगर आप उनके साथ नहीं खड़े होते तो इतनी बातें नहीं होती। मैं तो कहता हूँ एक कॉमन कंसेंसस की बात है, यहाँ पर कोई विषय राष्ट्र का है, जैसे आपने कह दिया कि मैं बिल्कुल साथ हूं, इनको लात मारकर भगाना चाहिए, जैसे एक बार कह दे बस बात ही खत्म है। हम निकालेंगे और हम तो निकालेंगे ही, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कहे या ना कहे, हम तो निकालेंगे। लेकिन ये ऑफिशियल स्टैंड नेशनल सिक्योरिटी के विषय में, अवैध लोगों के विषय में, अवैध नागरिकों के विषय में, बांग्लादेशियों के विषय में, ये सब क्लियर होना चाहिए। ये कोई इंटरनल राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल विषय है। इन सब चीजों के बीच में चलती चाहिए, लेकिन आप नहीं है। ओके, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये इंटरनल राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन इंटरनल राजनीति का विषय क्यों होता है? राजन जी मैं आपके पास आ रहा हूं, पर उससे पहले मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक 2014 में सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह थे, उन्होंने एक पूरा आकलन किया था, उनकी एक रिपोर्ट है। वो ये कहते हैं कि तब उन्होंने 2014 में कहा था कि भारत में 5 करोड़ अनुमानित हैं घुसपैठिए। 2014 में बता रहा हूं उनका, ये तब तक किसकी सरकार थी, लेकिन जाने दीजिए वो बात। पर उन्होंने कहा कि घुसपैठियों की लगभग 30 लोकसभा और 140 से अधिक विधानसभा सीटों पर घुसपैठियों का प्रभाव है। 30 लोकसभा और 140 विधानसभा सीटें। क्या ये वजह है कि घुसपैठियों को निकालने के ऊपर खुलकर जो है कई पार्टियां नहीं बोलती? देखिए, हमारा राष्ट्र है, हम लोकतांत्रिक मूल्य विश्वास करते हैं, धर्मनिरपेक्षता विश्वास करते हैं। राष्ट्र प्रथम है हमारे लिए, हम सब के लिए। कोई नहीं चाहेगा कि घुसपैठिए आ गए तो क्यों रोक रहे हैं आप? घुसपैठिए का सब पार्टी विरोध कर रही है, हम भी विरोध करते हैं उसमें। घुसपैठिए अगर आ गए तो उसको निकालिए। सवाल देखिए, सवाल इसमें गहराया हुआ है। सवाल है कि चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव से पहले जो एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, उसके संदर्भ में जानने समझने की बात है, और घुसपैठिए का जो उसमें तर्क जुड़ा हुआ है उसको समझने की जरूरत है कि चुनाव आयोग के द्वारा क्या कहा गया। सूत्र के हवाले से आपके मीडिया ने ही पूरा चैनल चलाया, तमाम केंद्रीय मीडिया ने चलाया। सूत्र के हवाले से सब पता चला है कि बहुत घुसपैठिए हैं, लाखों में घुसपैठिए हैं। और जब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में यह देना था एफिडेविट कि कितने घुसपैठिए हैं,
एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। नहीं तो? ये घुसपैठियों का कोई मुद्दा एफिडेविट का बात नहीं आई मेरी जानकारी में तो नहीं। आप क्या बता रहे हैं? घुसपैठ को लेकर के, एक मिनट, घुसपैठ को लेकर के ना अभी चुनाव आयोग ने कोई आंकड़ा दिया है, ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें कितने घुसपैठी हैं। जो मेरी जानकारी, अगर मेरी जानकारी गलत हो तो बताइएगा। लेकिन मैं एक चीज, एक मिनट राजन जी एक बात, चुनाव, अभिषेक जी आ रहा हूं, राजन जी एक बात सुनिए ना, राजन जी सुनिए, चुनाव आयोग ने तो अभी तक नहीं दिया, लेकिन अखबारों में और सब जगह सार्वजनिक रूप से आ चुका 1950 और 56 से पाकिस्तानी महिला, एक बांग्लादेशी महिला बिहार में रह रही थी। जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई वो अचानक गायब होगी, और वो 55-56 से रह रही थी, और वो बाकायदा सरकारी स्कूल में वो टीचर थी। अब सवाल ये, वो किसकी नौकरी ले रही थी? क्या बिहार वालों की नौकरी ले रही थी? और वो बिहार की नौकरी कौन ले रहा था? किसने उसका रोजगार छीना? अभिषेक तिवारी, बोलिए। अशोक जी यही तो कह रहा हूं, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं घुसपैठियों को सर प्रभु इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं, छाती ठोक कर एक बार बोलिए कि घुसपैठियों को निकालिए, ये हमारे स्थानीय। सर मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया और आई बिलीव कि अब मुझे कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, और मुझे कम से कम 3 मिनट 180 सेकंड आप बोलने का समय देंगे। बोलिए। सबसे पहले हमको यह समझना होगा किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले कि बीमारी है क्या, डायग्नोस करना। अभी तहसीन सर ने कहा कि कांग्रेस ने इतने निकाले, भाजपा ने इतने निकाले, मतलब बांग्लादेशी हैं। मैं रोहिंग्या की तरफ बाद में जाऊं। सबसे मेजर, मैं 1999 में झारखंड के गोड्डा में था, और 2002 में मैं पूर्णिया हाई स्कूल से पास आउट, और 2025 में आज झारखंड में जमाई टोला, मियां टोला के नाम से जाना जाता है। सूडो सेकुलरिज्म और आदिवासी का किस प्रकार का शोषण हो रहा है, आप खेल देखिए अशोक सर। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक भारतीय हूं, और भारतीय के दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं, आदिवासियों का जमीन आप नहीं लिखवा सकते, लेकिन आप उससे विवाह करके, निकाह करके, उसका मतांतर करके आप उसके जमीन के मालिक बन सकते हैं। ऐसे कई पंचायत सदस्य ऑलरेडी झारखंड में बन चुके हैं। कट्टू पूर्णिया आता हूं, इन 2002 पूर्णिया में डेमोग्राफी चेंज कैसे हुई है मैं आपको बता रहा हूं। ये लोग कह रहे हैं ना, उत्तर 24 परगना के वाया आके एक पूरा का पूरा मॉड्यूल काम कर रहा है, और इस मॉड्यूल में आपने कहा कि सबने टाला और मोदी जी ने निकाला, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। बहुतों ने बसाया, और अब एक आदमी कह रहा है कि मैं डंके की चोट पे निकालूंगा। somebody is asking के एसआईआर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मैं पूछता हूं, भारत में वोटर आईडी कार्ड बनाते कौन है? BLA और BLO, और BLA किसके होते हैं? राजनीतिक दलों के। इस देश की सूडो सेकुलरिज्म ने इस देश को बर्बाद कर दिया और सिविल वार पर लेके आएगा। ये मेरे कथन नहीं है सर, ये ममता बनर्जी जी के लोकसभा के अंदर दिए गए स्पीच हैं, आर्काइव से निकाल के चेक किया जा सकता है। अभिषेक सीमांचल का बताइए ना, सीमांचल में घुसपैठी एक बड़ा समस्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वहां उठाया मुद्दा। सीमांचल पर आ रहा हूं। देखते देखते आंखों के सामने पहले पूर्णिया, कटिहार और अब अररिया का डेमोग्राफी चेंज हुआ। कट टू, मैं 3 दिन पहले सर नेपाल बॉर्डर के आसपास दरभंगा रूट को फॉलो करते हुए जा रहा था। मैं भाषा से बता दूंगा कि एक कोलकाता में रहने वाले मूल निवासी का बंगाली, एक त्रिपुरा का बंगाली और एक बांग्लादेशी के बंगाली का अंतर क्या है? हिपोक्रेसी की एक लिमिट होती है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए वो भी पार कर दिया। और वैसे ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। सीमांचल के अंदर डेमोग्राफी चेंज के असर अब दिखते हैं, और ये डेमोग्राफी चेंज विद इन 20 ईयर्स हुए हैं। और ये कहना कि बीजेपी या कांग्रेस का मुद्दा ये होना ही नहीं चाहिए। मुद्दा ये है कि सिविल वार हो सकता है इसके कारण। दूसरा, भारत की न्यायिक व्यवस्था में मैं कहता हूं एक बांग्लादेश पकड़े गए ना, कई बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल में, किशनगंज में, वीडियो एविडेंस है। उसने कहा कि उसका बाप बांग्लादेशी था, उसने नागरिकता नहीं ली, लेकिन मेरे पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब है। ये कैमरे पर रिकॉर्ड है।
मैं पूछता हूं कि एक भी बांग्लादेशी अगर किसी नेता को नियुक्त करता है तो क्या भारत की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है या नहीं? और अगर यह है तो ये चिंता का विषय होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चिंता का विषय है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय। इसलिए मैं कह रहा हूं सरकार को भी गंभीर होना चाहिए और विपक्ष को भी इस मुद्दे पर कम से कम एकजुट होना चाहिए। मैं आपको लगातार कुछ आंकड़े भी दिखा रहा हूं, सीमांचल के, बंगाल के, किस तरह से वहां पर जो है घुसपैठियों की तादाद बढ़ी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं और देखिए इसकी तह तक जाना पड़ेगा। कौन लोग हैं जो बांग्लादेशियों के समर्थन में खड़े होते हैं? एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। हर महीने होगी बड़ी बचत, आवश्यक वस्तुएं हुई और सस्ती व किफायती। दूध, पनीर, स्कूल स्टेशनरी, 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ, व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा और अन्य जरूरी चीजों पर 0% GST। हर परिवार के लिए और ज्यादा बचत। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बताएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। ये गलत है या सही? भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। अक्का प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब सेहतमंद होगी हर नारी, तभी संपूर्ण होगी विकसित भारत की तैयारी। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुरू हो रहा है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसके तहत स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही 8वें पोषण माह की भी हो रही है शुरुआत और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन के लिए चलाई जाएगी विशेष मुहिम। अधिक जानकारी के लिए करें नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल और आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में आज हम चर्चा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 2 दिनों में लगातार घुसपैठ का मुद्दा उठाया और घुसपैठियों को ये कहा है कि इनको देश से निकालेंगे और घुसपैठ बंद करेंगे। इसी को लेकर आज हम डिबेट कर रहे हैं कि दरअसल ये घुसपैठ के मुद्दे पर तमाम पार्टियां एकजुट होती क्यों नहीं। मैं आपको आंकड़े बता चुका हूं कि कितने विधानसभा, कितनी लोकसभा सीटों पर इसका प्रभाव है। एक बात और बताता हूं, देखिए असम में मेरे पास एक हेमंत विश्व शर्मा का एक बयान है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री वहां के, उन्होंने कहा 1951 में 12% थे, आज असम में 40% मुस्लिम आबादी है। डेमोग्राफी चेंज ये बड़ा खतरा है और 2041 तक असम के अंदर अगर यही सब कुछ चलता रहा तो असम के अंदर बाकायदा जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे और मुस्लिम आबादी वहां बढ़ जाएगा। और उसमें भी आबादी भारत की नहीं है, ये घुसपैठियों की है, इसलिए वहां पर उन्होंने कड़े कदम उठाए। लेकिन फिर मैं पूछ रहा हूं, तहसीन जी देखिए बचाते कौन है? सईदा हमीद का मैंने बताया, उन्होंने कहा अल्लाह की धरती है, कोई अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या आ गया तो क्या दिक्कत है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, कांग्रेस के एक प्रभारी जो है झारखंड में, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान कोई मतलब नहीं है, हम तो अगर बांग्लादेशी होगा उसको भी हम गैस सिलेंडर देंगे, हमको चुनाव जीत लेने दीजिए। फिर देखिए टीएमसी नेता ने बीजेपी के मुख्य सचेतक को आंख फोड़ने और तेजाब डालने की उन्होंने धमकी दी, क्योंकि बीजेपी नेता ने कहा था कि बांग्लादेशी जो है इनको निकालना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सड़क पर आ जाऊंगी अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुआ। इरफान अंसारी, ये कांग्रेस के नेता है झारखंड के, इन्होंने कहा तुम्हारी कब्र खोद देगा या इरफान अंसारी अगर घुसपैठियों को लेकर निकालने की बात करी। घुसपैठियों का मुद्दा उठाना बंद कर दे वरना तेरी, बीजेपी नेता अनंत ओझा को बाकायदा जान से मारने की धमकी मिली। ये सब क्या, ये सब कौन लोग हैं इस देश में जो घुसपैठियों के समर्थन में आंख फोड़ने, सड़क पर तो उतरने, देश को जलाने, तेरी ये कर दूंगा, तेरी वो कर दूंगा, ये लोग कौन है? ये कौन घुसपैठियों के? और एक चीज और तहसीन जी जल्दी से, तीस्ता सीतलवाड़ कौन है? सबको पता है किस इकोसिस्टम की है। तीस्ता सीतलवाड़ का जो संगठन है सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस,
उसके अलावा ह्यूमन राइट्स वॉच, ये सब कांग्रेस इकोसिस्टम का हिस्सा है जो घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को चक्कर लगाते हैं। तो इन सब के लिए आप लोग, कांग्रेस के लोग खड़े होते हैं सर, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। तो आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इसलिए घुसपैठियों को नहीं निकाल सकते क्योंकि ये लोग जो पैसे पे शैंपेन पार्टीज करते हैं, जिनका आपने अभी जिक्र किया या इसके पहले के जिनके जिक्र किया, ये लोग उनको रोक रहे हैं। इसके पहले शिवम भाई ने इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी का जिक्र किया, तो इनकी वजह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम नहीं कर पा रहे। मतलब ये लॉजिक है। मैं बताता हूँ ये लॉजिक है। तो इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद जी, मैं बताता हूँ ये लॉजिक क्या है, क्योंकि यही लोग इमरान मसूद जो है और ऐसे लोग जो हैं, ये बाकायदा पोलराइज करके जीतते हैं। घुसपैठियों के नाम पर भारत के मुसलमानों को भड़का के पोलराइज करके जीतते हैं और उसके बाद भारत को नेपाल, बांग्लादेश बनाने की धमकी देते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम है सर, इस इकोसिस्टम से तो लड़ना पड़ेगा मोदी सरकार को, मैं कहूंगा। तो इसी इकोसिस्टम के चलते हुए कल इंडिया पाकिस्तान के मैच भी अलाउ किया, क्योंकि इकोसिस्टम में क्या करेंगे। मैं कह रहा हूं ना, काश कोई ताकतवर सरकार होती जो कहती है ना इमरान मसूद से डरेंगे, ना इमरान प्रतापगढ़ी से डरेंगे, ना शाजिया से डरेंगे, ना शैंपेन वाली से डरेंगे। है ही नहीं सरकार, कमजोर सरकार है, मान लेते। ओके, ये लोग ज्यादा ताकतवर है, मान लेते। ठीक, शिवम सरकार आपकी कमजोर है, तहसीन पूनावाला जी का आरोप है सीधा। तहसीन पूनावाला जी को आजकल इनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। पाकिस्तान से मैच खेलने पे बड़ा दर्द हुआ है, इनकी स्किन जरा चमकदार है लेकिन उम्र फिर भी इनकी 40 के पार ही है। मुझे पूरी उम्मीद होगी इनको 2009 में जो स्थितियां बनी थी, 2008 में जो 26-11 हुआ था, उस बायलैटरल सीरीज खेलने साउथ अफ्रीका चले गए थे, तब तहसीन पूनावाला थे नहीं क्या? मीडिया में भी थे, मैं तो खैर पढ़ रहा था कहीं, लेकिन ये तो मीडिया में थे, उसका दर्द नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसी स्थिति को लेकर जो है हिंदुस्तान में पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान में बायलैटरल सीरीज खेलने, उनको दर्द नहीं होता, उस पॉलिसी को चला रहा। मैं इस चीज को बिल्कुल सही गलत पर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब दूसरे को आईना दिखाते हो तो पहले खुद भी देख लिया करो एक बार। इसी देश में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, 150 से ज्यादा लोग मारे गए, और आप पाकिस्तान के साथ खेलने बायलैटरल सीरीज में जा रहे हो साउथ अफ्रीका, फिर पाकिस्तान को हिंदुस्तान में बुला रहे हो बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए। कोई सवाल जवाब नहीं है, उससे मैं तहसीन पूरा जो है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इस देश की जनभावना का सम्मान करता हूं, लेकिन आईना दिखाने से पहले देखा भी करो। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं अंत में, जहां तक सरकार कमजोर का विषय है, बिल्कुल नहीं है। मेरे देश के प्रधानमंत्री, 140 करोड़ के प्रधानमंत्री देश में सबके सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि हम इस देश में अवैध नागरिकों को बाहर निकालेंगे, और आपके 50 नेताओं के बयान है कि नागरिक रहने चाहिए, अवैध लोगों को रखा जाना चाहिए। तो अगर इतने ही राष्ट्रहित वाले लोग हो और आपके 50 नेता इस समर्थन में बोल चुके हैं, तो एक बार अपने प्राइम नेता को एक बार कह दो उनसे खड़े होकर के आए और बोले कि हम इस देश में सरकार के साथ हैं, एक विदेशी नागरिक को जो अवैध है उसको निकाला जाना चाहिए। कहकर दिखाइए जरा। तहसीन ये बात तो माननी पड़ेगी ना, तहसीन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना कि जब यूपीए सरकार निकाल रही थी तो बीजेपी के किसी नेता ने कहा आंख फोड़ दूंगा, तेजाब डाल दूंगा, और ये गरीब लोग हैं। और ये इकोसिस्टम तो होता ही है ना, विपक्ष का दबाव तो होता ही है, चाहे कितनी मजबूत सरकार हो। जब आप देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री हो, आपका सबसे पहला दायित्व कर्तव्य है देश की अखंडता और सुरक्षा का आपको ख्याल रखना है। कोई कुछ भी कहे, अगर आप किसी के चिल्लाने से अपना काम और आपका दायित्व नहीं निभा सकते तो गलती आपकी है। लेकिन क्योंकि जब आपने मेरा जिक्र किया, जब मैं छोटा था तो मुझे अगर कोई चीज कहता था और वो चीज को मैं सहन करता था, इसका मतलब है आज जब मेरी उम्र 40 को पार कर दी है, मैं उस चीज को सहूं। अगर उस वक्त पे मैंने आवाज नहीं उठाई थी, हालांकि मैंने उठाया था, लेकिन अगर उस वक्त मैंने आवाज नहीं उठाई या वायरल नहीं हुआ, उसका मतलब है आज मैं आवाज नहीं उठाऊं जो चीज गलत होगी। ये क्या लॉजिक हुआ? इसका मतलब है अगर रेस्टोरेंट में एक बार क्या खाना खराब निकला तो दूसरी बार में खाना खराब एक्सेप्ट करूं। आवाज उठाने से कौन? तहसीन, हाँ बोलिए शिवम। नहीं, बच्चे थोड़ी ना थे आप 2009, 2010, 2011 में। चलो 45 में से 15 कम कर दो, फिर भी आप अप्रोक्सीमेटली 30 साल के थे। 30 साल के बच्चा थोड़ी ना होता है। राहुल गांधी के लॉजिक से होता है, लेकिन देश के लॉजिक से नहीं होता भैया। अब बच्चे नहीं थे उस समय, सवाल और जवाब आप तब भी इतना मजबूत उठा सकते थे क्योंकि आप तब भी अच्छे खासे मजबूत थे राजनीति में। अब आगे आते हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं कोई सवाल उठाए, कोई आवाज उठाए तो उससे सरकार को दबना नहीं चाहिए। सारी जिंदगी पिछले 11 साल में हम पर आरोप ये लगे कि हम विपक्ष की बात नहीं सुनते, हम कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहते हैं, हम उनकी बात नहीं सुनते, हम विपक्ष को साथ लेकर नहीं चलते। इसमें भी गलत है। अब दम क्यों नहीं रहे? अरे दम रहे होते तो मेरे देश के प्रधानमंत्री एक मंच पर खड़े होकर नहीं कहते कि हम जितने भी नागरिक हैं उनको निकालेंगे। लेकिन इसमें ऐसे नेशनल सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी के इशू पर इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को साथ होना चाहिए। तो साथ लेने के बजाय हमारे आंखें निकालने की बात कर रहे हैं।
अनतुल्लाह दिल्ली में खड़ा होकर कह रहा था कि मैं 5-5 हजार रुपए दूंगा राजन गरीब जी, आदमी बेचारे को क्यों निकाल रहे हो? राजन जी 30 सेकंड, राजन जी बिल्कुल समय नहीं है, सिर्फ 30 सेकंड आपका आखिरी कमेंट। अशोक जी देखिए, चुनावी मुद्दा बनाने के लिए घुसपैठिए के मुद्दा को ले आना, इससे समाधान नहीं निकलेगा। समाधान निकलेगा कि आप जिस राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं उस राष्ट्रवाद की पहली पहड़ी है कि बाहर से जो घुसपैठिए आए हैं उसको निकाल बाहर करने की जिम्मेदारी सरकार की है, सत्ता की है। छद्म राष्ट्रवादी से घुसपैठिए नहीं निकलेंगे। ओके आपको शक्ति चाहिए। अभिषेक 30 सेकंड। ओके हाँ अभिषेक 30 सेकंड। हाँ अभिषेक 30 सेकंड। ओके सर मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, सर मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। अभिषेक 30 सेकंड, आखिरी वर्ड अभिषेक। एक काम करते हैं ना फिर सर, राहुल गांधी मजबूत नेता है ना, वो बीड़ा उठाए कि नरेंद्र मोदी सरकार क्यों नहीं निकाल रही है देश के घुसपैठियों को, हमारे आदिवासी भाइयों का वो अधिकार छीन रहे हैं। जनमुहिम बनाते हैं, एक जनता राजन जी भाजपा जो भी है XYZ सब मिलकर निकालते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वी आर इन स्टेट ऑफ सिविल वॉर बिकॉज ऑफ दैट ओनली। ओके ओके देखिए इंपॉर्टेंट यही है कि ये घुसपैठिए जो है भारतीयों का अधिकार मार रहे हैं, भारतीयों का हक छीन रहे हैं। और इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, अगर सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो इस मुद्दे पर तो कम से कम देश के मुद्दे पर, राष्ट्र के मुद्दे पर सब पार्टियों को चाहिए कि हाँ सरकार हम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, आप घुसपैठियों को निकालें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वोट बैंक जो है ये घुसपैठिए बन चुके हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।